उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन URMU की कार्यकारिणी केंद्रीय परिषद की मीटिंग का आयोजन पंचकुइया रोड नई दिल्ली URMU मुख्य कार्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें सभी मंडल, शाखा व ब्रांच के सैकड़ों पदाधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव URMU व उपाध्यक्ष NFIR BC शर्मा ने केंद्रीय कार्यकारिणी के समक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया। URMU के अध्यक्ष SN मलिक की अगुवाई में कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। साथ ही NFIR के महासचिव डॉक्टर M रघुवैया भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनका स्वागत फूल बुक्के व शॉल उड़ाकर URMU के अध्यक्ष SN मलिक, URMU के महासचिव BC शर्मा द्वारा किया गया। साथ ही डॉक्टर M रघुवैया द्वारा नवनिर्मित 3 कमरों का उद्घाटन डॉक्टर M रघुवैया द्वारा किया गया। इस मौके पर महिला विंग की अहम भूमिका रही। डॉक्टर M रघुवैया ने अपने संबोधन में बताया कि हम रेलवे कर्मचारियों के हक व हकूक की लड़ाई पुरजोर तरीके से सरकार से लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज URMU हेड ऑफिस पंचकुइया रोड नई दिल्ली से। महिलाओं का भी और सभी यूथ विंग का भी, खासकर महामंत्री यूथ विंग, प्रेसिडेंट, तमाम साथियों का मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि एजेंडा की जो सारी प्रक्रिया है, सब सिस्टम्स हैं, और महामंत्री महोदय आपको बताएंगे आज किस विषय में मीटिंग बुलाई गई है, क्या सारा इसके विस्तार को महामंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए महामंत्री साहब से प्रार्थना करूँगा, मीटिंग आरंभ करें। असल में उपस्थित साथियों, आज ये मीटिंग काफ़ी समय के पश्चात इस तरह हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में फिजिकली मीटिंग करना बहुत मुश्किल था। कई तरह की रिस्ट्रिक्शनें थी। आज भी दिल्ली में जो बाहर से साथी आए हैं, जो दिल्ली वाले हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सब लोग मास्क लगा के रखें, क्योंकि अभी कोरोना जो है उसके केस फिर बढ़ने शुरू हो गए। हमें अपनी हेल्थ का स्वयं ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखें और प्रिकॉशन लें, क्योंकि जो बता के नहीं आएगा वो अभी भी आज कई अधिकारी हैं जो मैंने कल बात की, वो कह रहे यार कोरोना हो गया मुझे। तो हमारे CPO IR हैं, वो भी 2 दिन से पड़े हैं, और भी कई साथी हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप, हमारा परिवार है, हमारा परिवार सेहतमंद रहना चाहिए। आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने साथियों की सेवा कर सकेंगे। ये 2020 मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ, उस समय कई वर्चुअल मीटिंग्स भी हुई। जब तक मैं बोल रहा हूँ कि जो साथी वर्किंग कमेटी सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो अपना अपना फोल्डर दस्तखत करके जरूर ले लें और सीटों पे बैठ जाएं। एजेंडे की कॉपी मैंने सबको पहले बाई पोस्ट और व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी है, और अभी भी जो फोल्डर आपको मिलेंगे उसके अंदर भी ये कॉपी डाली है। एजेंडा आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों,
कि इस कोरोना काल के अंदर हमारे बहुत सारे साथी चाहे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर हैं या भारतीय रेलवे में कार्यरत थे, तकरीबन मेरा ख्याल 250-300 नॉर्दर्न रेलवे से हमारे परिवार के सदस्य और कुछ अधिकारी जिन्होंने शहादत दी है इस कोरोना काल में, और भारतीय रेलवे में करीब 3,500 कर्मचारियों की ने शहादत दी है। लेकिन आपने इस देश के लिए उस समय कोरोना काल के अंदर जो अब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो खाद्य पदार्थ और एक जगह से दूसरी जगह जाने थे, उनको पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी ड्यूटी पूरे ढंग से निभाई। इसके लिए भारत सरकार और रेल प्रशासन इस बात को मानता है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेल कर्मचारी, सीनियर सिटीजन या दूसरे साथियों का राइट्स हैं, उसको भी भारत सरकार और रेल मंत्रालय को ध्यान में रखना चाहिए था। और जो साथी शहीद हो गए हैं उनको एक्स ग्रेशिया जैसे प्राइवेट लोगों को मिला है, एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए था। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने एक्स ग्रेशिया के लिए बड़ी कॉरस्पॉन्डेंस की, रेल मंत्री को भी लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा, वित्त मंत्री को भी लेटर लिखा, लेकिन अभी हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनको भारत सरकार की तरफ से कोई एक्स ग्रेशिया नहीं मिला, जिसके लिए URMU और NFIR संघर्ष कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, वर्चुअली मीटिंग्स के पश्चात और इस समय के बीच में जो कुछ डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 8 जून 2022 को रेलवे बोर्ड ने तमाम जनरल मैनेजर्स को एक लेटर निकाला, हर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने ये लेटर निकाल के बताया कि ये डिपार्टमेंट ये कैटेगरी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती है। इसके ऊपर PS भी निकला, लेकिन डाउन दी लाइन डिवीजनों में, वर्कशॉपों में, दूसरी जगह से इसको नोटिस बोर्डों पे छाया नहीं किया, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बोर्ड ने एक चिट्ठी निकाली 22 जून 2022 को कि तमाम रेलवे कर्मचारी जो काम करते हैं सबको मोबाइल की सिम मिलेगी।
तमाम रेलवे कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी करते हैं किसी भी डेजिग्नेशन पे होंगे, उनको मोबाइल की सिम मिलेगी। मुझे लगता है ये भी किसी मंडल में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं तमाम मंडल सचिवों को ये कहूँगा कि 22 जून का जो लेटर सब PHOD जनरल मैनेजर्स सबको एड्रेस किया है, इसको वो इम्प्लीमेंट कराएं। इसी तरह पॉइंट्समैन की एक कैटेगरी है जिसको चैनल ऑफ प्रमोशन पहले जो था कैबिन मैन वगैरह जाते थे वो, तो कैबिनेट ख़त्म होने के पश्चात उनका चैनल ऑफ प्रमोशन डम हो गया। इसके कारण आइए साथी बैठिए, डीजल शेड तुगलकाबाद। तो पॉइंट्समैन जो भारतीय रेलवे में 70,158 पॉइंट्समैन काम करते हैं, जिनकी परसेंटेज 1800 में 11%, 1900 में 89%, 2400 में 2800 में 0% थी, जिससे उनके अपग्रेडेशन होने में दिक्कत थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने अपनी PNM के अंदर इस इशू को रेज किया। उसके पश्चात ED की एक कमेटी बनी। ED की कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि अब जो है 1800 में 45% रहेंगे, पॉइंट्समैन A जो है 1900 में 30% रहेंगे, पॉइंट्समैन B 15% और C 10%। जहाँ परसेंटेज 0 थी उसमें भी परसेंटेज दी है, और जिसके कारण ये इस कैडर को राहत मिलेगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन से LDC कोटे में भी जाएंगे और उनको प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, जिसका फाइनल आउटकम आपके पास जल्दी आ जाएगा। वो पीछे जगह खाली है, उधर बैठ जाइए प्लीज़। कुछ ये खाली है, इधर खाली, जहाँ वहाँ बैठ जाओ, सब जगह बैठ जाइए। ये लेडीज़ आप आगे आ जाओ, लेडीज़ आगे आ जाओ आप लोग। दिल्ली डिवीज़न के प्रेसिडेंट के साथ आ जाओ। इसी तरह जो रनिंग स्टाफ हैंडीकैप्ड हो जाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है या अल्टरनेटिव जॉब के लिए आता है, तो उसको
ये दिक्कत आती है। NFIR ने बोर्ड की PNM आइटम नंबर 21/2022 इस इशू को रेज किया है ताकि उनको मदद मिल सके। तमाम साथियों से पीछे कुर्सी खाली है, बैठ जाइए प्लीज़। जहाँ जहाँ खाली है बैठ जाइए। इधर भी खाली है, लेडीज आगे आ जाओ। एक जो ट्रैफिक गेटमैन है उसका चैनल ऑफ प्रमोशन प्रॉपर नहीं है, उनको स्पेशल पे भी नहीं मिलती। इंजीनियरिंग गेटमैन को मिलती है। तो ट्रैफिक गेटमैन के लिए भी NFIR ने अपनी PNM में आइटम लेके, और उम्मीद है कि ट्रैफिक गेटमैन को 1000 रुपया स्पेशल पे मिलेगी। इसके लिए NFIR पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरह नाइट ड्यूटी अलाउंस जब सैंक्शन हुआ, NFIR ने आर्बिट्रेशन अवार्ड में जाकर स्वर्गीय केशव कुलकर्णी जी ने उस अवार्ड के सामने रेलवे कर्मचारी नाइट ड्यूटी जो करते हैं उनके लिए अपनी बात, रेलवे कर्मचारियों की बात रखी और गवर्नमेंट ने उसको रिकमेंड करके एक मियाँ भाई ट्रिब्यूनल कह लीजिए उसको, चीफ जस्टिस था उसका, उसके सामने प्रशासन भी पेश हुआ, फेडरेशन भी पेश हुई और ये कहा कि हम जो रात को ड्यूटी करते हैं उसका रात्रि भत्ता मिलना चाहिए। काफ़ी डिस्कशन के बाद इस बात पे फैसला हुआ कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो साथी काम करते हैं उनको रात्रि भत्ता मिलेगा। उस समय जो चीफ जस्टिस बैठे थे, गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि इसके अंदर कोई सीलिंग होगी। ये रहा कि जो रात में ड्यूटी नॉन गजटेड स्टाफ करेगा तमाम साथियों को रात्रि भत्ता मिलेगा। 7वां पे कमीशन आया, इससे पहले कभी भी ऐसी बात नहीं आई। अभी कुछ समय पहले 7वें पे कमीशन में ये भारत सरकार ने एक बैन लगा दिया कि जो 43,600 जिनकी बेसिक पे होगी उनको ये रात्रि भत्ता नहीं मिलेगा। NFIR ने कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने इस बात को उठाया और इसमें कुछ सक्सेस मिली, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत कमी है। रात्रि भत्ता 7 CPC में जो भत्ते बाकी मिले हैं, जो जुलाई 2017 से मिले हैं, इसको अभी जो फरमान निकाला है उसमें इन्होंने कर दिया कि जुलाई 2022 से मिलेगा।
ये गलत है। बैठिए प्लीज। ये साइडों पे भी कुर्सियां लगा दे। तुषार, रमनीक, ये साइडों में एक रो इसके बीच में लगा दे, एक रो साइडों में लगा दे और पीछे लगा दे जो कुर्सियां पड़ी है। रमणीक, ये कुर्सियां लगवाइए। तो उसके लिए हमने संघर्ष शुरू कर दिया है कि ये जुलाई 2017 से रात्रि भत्ता मिलना चाहिए और बिना किसी सीलिंग के मिलना चाहिए। ऑलरेडी कैबिनेट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर को उसके डिसीजन के खिलाफ NFIR ने इसको टेकअप किया है। इसी तरह साथियों, जो ऑपरेटिंग के में डी कैटेगराइज होके रनिंग स्टाफ ASM वगैरह जाता है, उसका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता था। अब एप्टीट्यूड टेस्ट उनका होगा जो ASM लग जाएंगे। ये कुर्सियां और लगा दो, इधर देख दो। इसी तरह दोस्तों, रेलवे बोर्ड जो ऐसा काम करता है उसके अंदर जो अधिकारी बिना समझे सोचे, जबकि वो फील्ड में काम करके आए हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे नीचे डाउन दी लाइन फील्ड के अंदर लोगों को दिक्कत आ रही है। 30/9/2019 को रेलवे बोर्ड ने बिना फेडरेशनों से बात किए तमाम कैटेगरियों की यार्ड स्टिक उसमें बदलाव कर दिया और ये प्ली दी क्योंकि काम आउटसोर्स हो गया और नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटराइजेशन हो गया, इसलिए यार्ड स्टिक जो है इसको कम किया जाए। अभी रेलवे बोर्ड की जुलाई में PNM हुई। चेयरमैन को मैंने ये पॉइंट आउट किया कि आप जो है ये यार्ड स्टिक जो आपने रिड्यूस की बिना फेडरेशनों से बात किए, कंसल्ट किए, उसका रीज़न क्या है? क्या बेस आपने लिया? और उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा फील्ड के अंदर GM कई पोस्टों पे काम करके आए हो, आपको इस बात का पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जो डीजल शेडों में साथी काम करते हैं मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिक शेडों में काम करते हैं मेंटेनेंस का, वर्कशॉपों में वैगनों का आउट ऑफ कोर्स जितनी रिपेयर करते हैं, आपकी यार्ड स्टिक में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये ओवरबर्डन ऑलरेडी स्टाफ के ऊपर प्रेशर है। आपने बिना समझे सोचे यार्ड स्टिक को कम करके
ये हमारे कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया है, काम का बोझ बढ़ाया है, ये ठीक बात नहीं है। और फेडरेशन ने इसको टेकअप किया है, इस इशू को। इसी तरह अकाउंट स्टाफ जिनके लिए हमने माना ग्रांट ऑफ वन टाइम रिलैक्सेशन टू अपेंडिक्स टू क्वालिफाइड अकाउंट्स क्लर्क फॉर प्रमोशन टू पोस्ट ऑफ JA DR कोटा, DR कोटे की वैकेंसी निकाल के दी है और उसको प्रमोशन के लिए रिलैक्सेशन के लिए कहा। दोस्तों, आज के इस गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, सबके लिए रोजगार, सबका विकास और सबके लिए आवास, ये नज़र नहीं कहीं आता कि प्रैक्टिकल इसके अंदर क्या है। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर नौजवान साथी जरूर सुने, बाकी भी सुने, बेरोजगारी 28.3% हो चुकी है। देश के अंदर बेरोजगारी 28.3% भारत के अंदर हो चुकी है, जबकि अमेरिका के अंदर 9.6%, नेपाल के अंदर 9.5%, पाकिस्तान के अंदर 9.4%, जापान के अंदर 4.4%। भारत एक इतना बड़ा देश जिसमें 9 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, करोड़ों युवा को जॉब देने की बात इन्होंने की थी। उस करोड़ों में से 9 साल के अंदर 20,000 भी युवा को रोजगार नहीं मिला। कभी ये बता दे, 9 साल से स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री जी लाल किले पे, कभी इन्होंने फिगर आपको किसी को बताए हो, जनता को बताए हो कि देश के अंदर इतना नौजवान जो है उनके लिए हमने इतना रोजगार पैदा कर दिया है, इतनी इंडस्ट्री लगा दी है। अरे नारा हवा में देते स्किल इंडिया, स्किल इंडिया क्या करेगा? नौजवान, हमारा रेलवे कर्मचारी का बच्चा या सीनियर सिटीजन या सिटीजन सिविल का बच्चा जो पढ़ लिख के तैयार हो गया है नौकरी के लिए, कहाँ उसको नौकरी है? फौज में जो लोग जाते थे उनके लिए भी एक आपने नया नारा दे दिया, क्रांतिवीर 4 साल के लिए क्रांतिकारी बनेंगे, असला चलाना सीखेंगे, उसके बाद आप नौकरी नहीं देंगे तो वो क्रांति करेंगे। क्या क्रांति करेंगे? जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनके स्टैंडर्ड का रहन सहन नहीं मिलेगा, तो जिनके पास होगा उनसे छीनेंगे, अवैध असला यूज करेंगे। ये देश का भविष्य बना रहे हैं आप। प्रधानमंत्री को वो कहते जी देश के अंदर हमने भ्रष्टाचार खत्म करना है। अरे भाई, भ्रष्टाचार आप पहले अपने मेंबर पार्लियामेंट और जहाँ जहाँ आपकी गवर्नमेंट हैं उनको जो हर साल मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड मिलता है, MLA को डेवलपमेंट फंड मिलता है,
वो कैसे खर्च होता है, कैसे टेंडर होता है, उसका क्या काम होता है, उस काम की क्या गारंटी है। आप जो ईडी का यूज़ कर रहे हो, जितनी आपने ये डेवलपमेंट के लिए कमेटियाँ बनाई हुई हैं, ईडी को उनके साथ क्यों नहीं लगाते आप? वो ईडी देखे कि ये मटेरियल कौन सा लग रहा है, कितना कमीशन कौन खा रहा है, तब तो हम समझे कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। सोच खाली वोट बैंक बनाने के लिए मत बनाइए। पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए नहीं हैं कि आप जनता को बेवकूफ़ बना के, कास्टिज्म बता के वोट कैसे खींचना है उसका तरीका निकालते हैं। देश के अंदर बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? जो नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसका भविष्य कैसे बनेगा? आप 6% जो इस देश के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। आपने BSNL बेच दी, आप रेलवे बेचने के पूरे साधन आप बना रहे हैं। रेलवे के अंदर जो पुरानी विरासतें बनी हुई हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, बनारस के अंदर है, लुधियाना के अंदर है, जम्मू में है, कानपुर में है, दूसरी जगह है। आप जहाँ जहाँ कॉलोनी बने हुए हैं, जहाँ ऑफिस बने हुए हैं, उनको डेवलपमेंट, उसको डिसमेंटल करने के लिए टेंडर कर रहे हो। और इतने पुराने ऑफिस जो क्वार्टर बने हुए हैं उसको डिसमेंटल करने के लिए पैसा सैंक्शन कर रहे हो। आपने प्राइम जगह पे जो क्वार्टर थे उसको डिसमेंटल करके नेताओं के, ठेकेदारों को वहाँ होटल बनाने के लिए वो जगह दे दी। आप इस देश को उजाड़ना चाहते हो। ये देश पुरानी अगर इतिहास देखेंगे, 1608 के अंदर इस देश में पुर्तगाली और डच बिजनेस करते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल ही लाए उसको बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे बिजनेस करते करते सूरत पे उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद नियम बनाए और धीरे धीरे भारत पे काबज हो गए, राज करने लगे। राज कैसा किया? 1857 में इस देश के महान नेता जो शहीद हुए, उन्होंने इस देश के अंदर क्रांति लाई और क्रांति ला के देश को बताया कि अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना है। सबसे पहले मेरठ के अंदर हमारी फौज में जो काम करते थे उन्होंने विरोध किया, जो विरोध भारत में बढ़ता गया। 90 साल उसको लगे। 1857 के बाद भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने शहादत दिला के इस देश को आज़ाद कराया। भारत में संविधान में ये क्लासेज है, हर देश के नागरिक को जीने का हक है, हर देश के नागरिक को अपना राइट लेने का, बोलने का हक है। लेकिन आज इस मौजूदा गवर्नमेंट ने मीडिया को खरीद लिया,
प्रेस को खरीद लिया। ये कहते हैं कि 60 साल ने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, क्या क्या इसमें हुआ। ये कहना गलत है कि मैं जब आया हूं तो मैंने काम किया, जो पिछलों ने काम नहीं किया। काम किया, जितना करना चाहिए था नहीं किया। आप आगे करिए, लेकिन इस देश को बर्बादी की तरफ ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, भारत के अंदर 2 डिपार्टमेंट, एक डिफेंस, एक रेलवे, जो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें देश की आज़ादी को खतरा हो सकता है, उसके अंदर कभी एफडीआई नहीं आई थी। इस सरकार ने एफडीआई लाके जो हमारा सीक्रेट है उसको बाहर काम करने का काम किया है। तो दोस्तों, ये जो सरकारें हैं, ये सरकार है, ये इस जनता को, देश के नागरिकों को, इंडस्ट्री को, कर्मचारियों के विरुद्ध काम कर रही है। अब इसका हमें कड़े तरीके से मुकाबला और संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए